And this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next subject, and subject is professional ethics, bar bench relation and moot court. तो आज से जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रोफेशनल एथिक्स, बार बेंच रिलेशन एंड मूट कोर्ट। देखिए, इस सब्जेक्ट के अंडर आपने पढ़ना है कि किसी भी प्रोफेशन के कुछ अपने एथिक्स होते हैं। ऐसे ही एडवोकेट जो बन जाता है एक बार जब वो लॉ की पढ़ाई पूरी कर लेता है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज लॉ डिग्री, वो जो है एक लॉयर बन जाता है। उसके बाद एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर जब वो एडवोकेट का लाइसेंस जब वो ले लेता है, अपने आप को इनरोल कर लेता है किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, तो फिर वो प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो जब वो प्रैक्टिस करता है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स को बना के रखे, उनको मेंटेन करे। मींस एक एडवोकेट जो है वो कोर्ट का एक ऑफिसर होता है, तो कोर्ट को वो सही डायरेक्शन में लेके जाए, अपनी पार्टीज़, अपने क्लाइंट के जो उसके क्लाइंट हैं उनको जो है रिलीफ प्रोवाइड करवाए कोर्ट से। इसके अलावा वो जो है किसी और प्रोफेशन में ना जाए। अगर वो एडवोकेट बन गया है, अगर प्रैक्टिस कर रहा है, तो किसी और प्रोफेशन को वो ना करे। इसके अलावा जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके साथ किसी तरीके का कोई कॉन्स्पिरेसी वहाँ पे ना कर ले किसी पार्टी को लूज़ करने के लिए। तो हर एक प्रोफेशन के अपने कुछ एथिक्स होते हैं, ऐसे ही एडवोकेट के भी अपने एथिक्स हैं। उन्हीं प्रोफेशनल एथिक्स को हमने यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा बार बेंच रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बार का मतलब यहाँ पे एडवोकेट का ग्रुप जो है, जो ग्रुप ऑफ एडवोकेट जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बार है। और बेंच वहाँ पे जो जजेस हैं, जो सिटिंग जजेस हैं, जो कि वहाँ पे जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बैठाए गए हैं, उनके बीच भी अच्छे रिलेशन जो है होने चाहिए। वो भी इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। और मूट कोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, जब आप एक लॉ स्टूडेंट होते हैं तो मूट कोर्ट आपके लिए कंपलसरी होता है किसी भी लॉ कॉलेज में। तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे हम अब जो है समझेंगे। देखिए, एडवोकेट जो ये लॉ प्रोफेशन जो है ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो अपने साथ जो है इस प्रोफेशन को भी लेके आए। धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है इसकी जो है इसमें डेवलपमेंट होती गई, लॉ बनते गए। सबसे पहले मूट कोर्ट मेयर कोर्ट में जो है प्रैक्टिस एडवोकेट की बात वहाँ पे की गई। फिर धीरे धीरे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल बनाए गए, जो कि रेगुलेट करते हैं एडवोकेट के प्रोफेशन को, लॉ कॉलेजेस को। और उसके बाद फाइनली जो है इन काउंसिल को जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल जो बनाए गए हैं फॉर एडवोकेट के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए, लॉ प्रोफेशन को मेंटेन और रेगुलेट करने के लिए 1961 में एक एडवोकेट एक्ट भी बना। और इसी एडवोकेट एक्ट के अंदर जो है एक एडवोकेट की क्वालिफिकेशन क्या है, डिसक्वालिफिकेशंस क्या है, वो कब प्रैक्टिस कर सकता है, कब वो प्रैक्टिस से बार किया जा सकता है, बार बेंच रिलेशन क्या होंगे, मिसकंडक्ट के लिए कौन कौन सी कमेटी वहाँ पे बनाई गई है, ये सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे फिर डेवलप होती गई। तो इस एक्ट में, इस सब्जेक्ट में आप एक एक्ट पढ़ेंगे और उस एक्ट का नाम है एडवोकेट एक्ट 1961। और उसी एक्ट के अंडर जो है इंडिया में जो गवर्निंग बॉडी है, रेगुलेटिंग बॉडी है लॉ प्रोफेशन से रिलेटेड, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट बार काउंसिल्स, उनके मेंबर्स कॉम्पोजिशन की बात की गई है, उनकी पावर्स की बात की गई है। और एडवोकेट की इनरोलमेंट कैसे होती है, एडवोकेट अगर को मिसकंडक्ट करता है तो उसको कैसे जो है बार किया जा सकता है प्रैक्टिस से। और डिफरेंट डिफरेंट कमेटियाँ जो है इसी एक्ट के अंडर हमने बनाई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाट इज़ द लीगल प्रोफेशंस, डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इंडिया। तो लीगल प्रोफेशन है क्या, और इंडिया में इसकी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसकी बात करनी है। कोई भी प्रोफेशन है, देखिए हर एक प्रोफेशन के लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी होती है, उसके अपने अपने जो है प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। जैसे इंडिया में मेडिकल काउंसिल भी है, मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया भी है। वो जितने भी डॉक्टर्स जो होते हैं, जो मेडिकल कॉलेज जो होते हैं, उनको रेगुलेट करता है। जितने भी नए डॉक्टर बनते हैं उनकी सर्विसेज से रिलेटेड जो है पॉलिसीज़ बनाता है। इसी तरीके से एडवोकेट्स के लिए भी एक पेरेंट बॉडी है जिसको हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल जो है बोलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि ये लीगल प्रोफेशन है क्या, और इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करिए आप इंडिया में। The law is a complex subject
इट्स लैंग्वेज एंड प्रोफेशंस आर कंसिडर्ड अ वेरी स्ट्रेंट। तो देखिए लॉ एक बहुत ही जो है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। लैंग्वेज जो होती है, प्रोविज़न जो होते हैं, ये बड़े स्ट्रेंड होते हैं, बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं समझना। असेमिलेटिंग लॉ इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन। हर किसी के लिए लॉ को समझना जो है पॉसिबल नहीं है। ओनली एबल, एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। जो योग्य हैं, एक्सपीरियंस हैं, ट्रेंड हैं, वो ही जो है लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न दैट द लॉ हैज़ इट्स ओन सेपरेट सिलेबस एंड पर्सन हु स्टडीज हिज सिलेबस बाय द पर्टिकुलर कोर्स इज कॉल्ड एडवोकेट। इसीलिए जो है लॉ का एक अपना सेपरेट सिलेबस है, और जो पर्सन जो लॉ की स्टडी करता है, पर्टिकुलर कोर्स को पूरा करता है, वो ही एडवोकेट बनता है। हर कोई पर्सन एडवोकेट नहीं बन सकता है। लॉ की जो पढ़ाई करेगा, लॉ की जो स्टडी करेगा, लॉ को समझने की जो है अपने आप में कैपेबिलिटी लेके आएगा, एक्सपीरियंस बनाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, उसी को जो है एडवोकेट वहाँ पे बनाया जाता है। एक्ट ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट के एक्ट होते क्या हैं? तो एडवोकेट के एक्ट जनरली देखिए वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है टू प्रेजेंट द फेवर ऑफ देयर क्लाइंट इन द कोर्ट एडवोकेटिंग फ्रॉम हिज साइड। तो मेन एडवोकेट का काम क्या है? अपने क्लाइंट को जो है रिप्रेजेंट करना कोर्ट में, उसको एडवोकेट करना कोर्ट में। इट इज़ हिज प्रोफेशन एंड ही गेट्स फीस फॉर इट। ये इसका प्रोफेशन है और इसके लिए वो फीस भी लेता है अपनी पार्टी से। द प्रोफेशन इज़ कॉल्ड लीगल प्रोफेशन, और इसलिए इसको जो है लीगल प्रोफेशन जो है बोला जाता है। तो एडवोकेट का एक्ट क्या होता है? अपनी पार्टी को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होता है, उसको एडवोकेट करना होता है। ये एक प्रोफेशनल वर्क होता है और इसके लिए वो फीस भी चार्ज करता है अपनी पार्टी से, और इसी को हम लीगल प्रोफेशन बोलते हैं। लीगल प्रोफेशन ऑल्सो कॉल्ड एडवोकेट, लॉयर। लीगल प्रोफेशन को आप एडवोकेट भी बोल सकते हैं, लॉयर्स भी बोल सकते हैं, प्लीडर भी बोल सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट जो है इसकी डेफिनेशन है, जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। लीगल प्रोफेशन हैज़ इट्स ऑन क्वालिटी। तो एक लीगल प्रोफेशन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, उनको जरा डिस्कस हम यहाँ पे कर लेते हैं। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड हॉली प्रोफेशन। ये एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। आप खुद ही बॉस हैं और खुद ही एम्प्लॉय हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है, आप इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। और ये एक पवित्र प्रोफेशन है, क्योंकि आप यहाँ पे किसी को जस्टिस देते हैं, किसी को जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं। इट इज़ एरिया फंक्शन एंड एक्सपेंशन वेरी। इसका एरिया फंक्शन बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा विस्तार जो है इसका आज के टाइम पे हो चुका है। आप चाहे मेडिकल फील्ड में ले लीजिए, आप इंश्योरेंस सेक्टर में ले लीजिए, टीचिंग, किसी भी प्रोफेशन को उठा के देख लीजिए, वहाँ पे लॉ से रिलेटेड कंसेप्ट होते ही है। लॉ तो हर जगह काम करता ही करता है, तो इसका एरिया ऑफ फंक्शन जो है बहुत वाइड है। द पर्सन हु डज दिस प्रोफेशन इज कॉल्ड, जो इस प्रोफेशन को करता है उसको हम एडवोकेट बोलते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोफेशन इज द स्पिरिट ऑफ सर्विस। इस प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? सर्विस, सेवा की भावना जो है इस प्रोफेशन का जो है मेन स्पिरिट है। द ग्रुप ऑफ पर्सन हु डू दिस प्रोफेशन इज कॉल्ड बार। तो ग्रुप ऑफ पर्सन जो इस प्रोफेशन को करते हैं, जो कि एडवोकेट होते हैं, उनको हम बार भी बोलते हैं जनरली। और बेंच किसको बोलते हैं? जो ग्रुप ऑफ जजेस वहाँ पे होते हैं, उनके भी अच्छे रिलेशन आपस में होना बहुत जरूरी है। द स्वीट रिलेशनशिप ऑफ बार बेंच आर स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स, बार और बेंच के अच्छे रिलेशन होना भी बहुत जरूरी है। देयर इज नो प्लेस ऑफ करप्शन ऑफ ब्रोकरेज। तो लॉ प्रोफेशन में किसी तरीके की करप्शन नहीं होती है, ना ही ब्रोकरेज, कोई दलाली यहाँ पे होती है। एक एडवोकेट, कोई क्लाइंट जब किसी एडवोकेट को अपॉइंट करता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में, तो वो उसके लिए सब कुछ करता है, उसके लिए फीस चार्ज करता है। तो यहाँ पे करप्शन होता है, ना ही यहाँ पे दलाली होती है। और अगर एडवोकेट ऐसा करता है तो रिसेंट लॉ के अकॉर्डिंग हम उसके अगेंस्ट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी केस चलाया जा सकता है। लीगल प्रोफेशनल्स आर कंसिडर्ड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। और ये लीगल प्रोफेशनल जो होते हैं, ये एडवोकेट जो होते हैं, लॉयर जो होते हैं, प्लीडर्स जो होते हैं, बैरिस्टर जो होते हैं, इनको हम जो है ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट बोलते हैं। तो ये क्वालिटीज़ जो हैं होनी चाहिए किसी भी लॉ प्रोफेशन के अंडर। अब देखिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। तो लीगल प्रोफेशन इज़ वेरी एंशिएंट इन इंडिया एंड हैज़ इट्स रूट्स इन द डेप्थ ऑफ द हिस्ट्री। तो लीगल प्रोफेशन बहुत पुराना है और इसके जो जड़ें हैं जो हमारे इतिहास में जुड़ी हुई हैं। जनरली इट स्टार्टिंग इन इंडिया एंड कंसिडर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड। जनरली इंडिया में जो लीगल प्रोफेशन है, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में उनके साथ ही स्टार्ट हुआ है।
प्रायर टू इट देयर वॉज नो सच प्रोफेशंस लाइक लीगल प्रोफेशन। इससे पहले इंडिया में कोई लीगल प्रोफेशन के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। देयर वॉज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हिंदू पीरियड में जो है किसी भी एडवोकेट के वहाँ पे या लीगल प्रोफेशन की वहाँ पे बात नहीं थी। किंग ही था जो जस्टिस करता था। देयर वॉज नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ और लीगल प्रोसीजर वहाँ पे कोई नहीं होता था, एडवोकेट वहाँ पे नहीं होता था। अब यहाँ पे आपके पास हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं कि इंडिया में कैसे है जो लीगल प्रोफेशन की डेवलपमेंट जो हुई है। सबसे पहले लीगल प्रोफेशन अंडर मेयर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए सबसे पहले इंडिया में जब मेयर कोर्ट बनी थी 1726 में, आपको पता है, आपने लीगल हिस्ट्री पढ़ी है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है लीगल प्रोफेशन की बात भी वहाँ पे की गई थी। द बिगिनिंग ऑफ लीगल प्रोफेशन में बी कंसिडर्ड फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेयर कोर्ट। मेयर कोर्ट वर फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड बाय द चार्टर ऑफ द 1726 इन ब्रिटिश इंडिया। तो मेयर कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट जो है 1726 के चार्टर के थ्रू की गई थी। इन दिस कोर्ट द ऑपरेशन ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज डन अंडर द डेफिनेट प्रोसीजर। और इसी चार्टर के अंदर ये बताया गया था कि जो जुडिशियल ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑपरेशन होगा वो एक डेफिनेट प्रोसीजर के थ्रू होगा। एक प्रोसीजर होगा, कैसे समझ जाएंगे, कैसे पार्टीज़ को वहाँ पे समझ जाएंगे, पार्टीज़ को जो है कोर्ट में बुलाया जाएगा, उनसे एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे और ये सारा प्रोसीजर जो है उसको फॉलो किया जाएगा। उसके बाद जजमेंट वहाँ पे सुनाई जाएगी। द फाउंडेशन एंड प्रोसीजर ऑफ दीज कोर्ट्स वर सेम एज वर द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। और इनका जो इन कोर्ट का जो प्रोसीजर था, मेयर कोर्ट का जो प्रोसीजर था वो सेम था इंग्लैंड की कोर्ट की तरह। लीगल प्रोफेशंस वाज प्लेस्ड इन द चार्टर एंड चार्टर्स आर लेटर ईयर। और लीगल प्रोफेशन भी जो है इस चार्टर के अंडर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। बट इट वॉज अरेंज इन अ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लेकिन इसको और अरेंज किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। अंडर दिस सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया। और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। तो मेयर कोर्ट से आप ये समझ सकते हैं कि जब मेयर कोर्ट 1976 जो इंडिया में 26 इंडिया में बनी, तो उसी टाइम पे जो है यहाँ पे इस चार्टर के थ्रू ये बोला गया कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होगा, कानूनी जो प्रशासन है जो चलाया जाएगा, उसका जो ऑपरेशन होगा वो एक डेफिनेट प्रोसीजर के थ्रू होगा। और प्रोसीजर के लिए आपको फिर वहाँ पे चाहिए एडवोकेट जो कि उस प्रोसीजर को फॉलो करें। एक पेट प्रोसीजर वहाँ पे होगा, चाहे वो क्रिमिनल ट्रायल हो या फिर वो वहाँ पे सिविल ट्रायल हो। इन कोर्ट का प्रोसीजर सेम ही था जैसे इंग्लैंड और ब्रिटिश इंग्लैंड में था। और इसके अलावा जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर भी जो है इस प्रोफेशन को और अरेंज वहाँ पे किया गया। तो सबसे पहले आप मेयर कोर्ट के बारे में लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको जो है एक डेफिनेट प्रोसीजर की तरह स्टार्ट किया गया। लीगल प्रोफेशनल इन कंपनी लॉ। तो कंपनी कोर्ट्स में भी लीगल प्रोफेशन को स्टार्ट किया गया। आपको पता था एक क्राउन कोर्ट्स होती थी और एक जो है कंपनी कोर्ट होती थी। ऑल्दो द लीगल प्रोफेशन वाज स्टार्टेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेयर कोर्ट, बट इट वाज रेगुलाइज्ड एंड अरेंज्ड इन द 1793 इन a regulating act in which the advocate वर रजिस्टर्ड फर्स्टली फॉर द दिस कोर्ट। तो हालांकि जो लीगल प्रोफेशन था इंडिया में, ये मेयर कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट के ही साथ स्टार्ट हो गया था। और इसको रेगुलराइज कब किया गया, जब आपके पास 1773 का आएगा। यहाँ पे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो है एडवोकेट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की गई। आज जब आप लॉ की डिग्री जब कर लेते हैं आप, तो आप लॉयर बनते हैं, एडवोकेट नहीं बनते हैं। फिर एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर जहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, हर एक स्टेट में स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको जो है अपना इनरोलमेंट कराना पड़ता है, तब जाके आप एडवोकेट बनते हैं और देन यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट। तो उस टाइम पे सबसे पहले जो है रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर जो है एडवोकेट को रजिस्टर्ड करने का प्रोसीजर स्टार्ट किया गया था। इसके बाद है आपको बंगाल रेगुलेशन ऑफ द 1814 में भी लीगल प्रोफेशन को स्टार्ट जो है थोड़ा बहुत किया गया था। लीगल प्रोफेशन अंडर द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। तो हाई कोर्ट एक्ट आपने पढ़ा है, हाई कोर्ट एक्ट इंडिया में बना था। आपको पता है इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को, बाकी कोर्ट्स को वहाँ पे जो है एब्लिश करके हाई कोर्ट बनाई गई थी। उस टाइम पे बॉम्बे के लिए, कलकत्ता के लिए, इलाहाबाद और कुछ नई हाई कोर्ट बनाई गई थी इस हाई कोर्ट एक्ट के अंडर। और इन्हीं हाई कोर्ट एक्ट के अंडर जो है
एडवोकेट के बारे में भी जो है प्रोविज़न किए गए थे। द हाई कोर्ट एक्ट वाज पास्ड इन 1861। अंडर दिस एक्ट हाई कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड इन एवरी प्रेसिडेंसी सिटी। तो हर एक प्रेसिडेंसी सिटी में एक जो है हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। बाय दिस एक्ट अबैटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द चेयरमैन कोर्ट वाज डन। तो इस एक्ट के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पे ख़त्म कर दी गई थी। बाय दिस एक्ट द अदर चार्टर्स हाई कोर्ट वर गिवन पावर टू रजिस्टर द एडवोकेट। और इस एक्ट के अंडर, इस हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंडर जो है हाई कोर्ट को ये पावर दी गई कि वो एडवोकेट को रजिस्टर करेगा, अटॉर्नी लॉयर को रजिस्टर करेगा। द पर्सन रजिस्टर्ड इन दिस कोर्ट्स ओनली हैड अ राइट टू प्रैक्टिस। और हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंडर जिस पर्सन ने जिस एडवोकेट ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है, वही जो है कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता था। तो यहाँ पे हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंडर हाई कोर्ट को ये पावर दी गई कि वो एडवोकेट को रजिस्टर्ड करेगा, और जो हाई कोर्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होगा वही जो है फिर पर्सन जो है एडवोकेसी प्रोफेशन को जो है वहाँ पे कर सकता है। लीगल प्रोफेशन अंडर द लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट। इसके बाद जो है 1853 में एक लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट भी बनाया गया। लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट वर पास्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द इनकरेज लीगल प्रोफेशन एज ए लीगल प्रोफेशन एक्ट 1846। तो लीगल प्रोफेशन को इनकरेज करने के लिए लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट भी बनाया गया था। तो लीगल प्रोटेक्शन एक्ट 1846 है, उसके बाद लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1853 भी है, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 भी है। इन सभी का पर्पस जो था वो इनकरेजमेंट ऑफ लीगल प्रैक्टिस था। ओनली रजिस्टर्ड लॉयर कैन प्रैक्टिस इन द कोर्ट। और इन सभी एक्ट के अंडर यही बोला गया कि एक रजिस्टर्ड लॉयर जो होगा, जिसने लॉ की डिग्री की है और अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया है, वही जो है प्रैक्टिस कोर्ट में कर सकता है। द अटॉर्नी एंड बैरिस्टर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर अलाउड फॉर द प्लीडिंग इन द सदर कोर्ट ऑफ द कंपनी बाय द ईयर एक्ट ऑफ 1853। जो अटॉर्नी थे, जो बैरिस्टर थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी अलाउ किया गया कि वो सदर कोर्ट में, कंपनी की जो सदर कोर्ट थी, उनको जो है वहाँ पे जाके प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। बट इंडियन लॉयर कुडंट प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इंडियन लॉयर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस जो है नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे क्लियर बताया गया है लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के अंडर कि एक रजिस्टर्ड लॉयर ही प्रैक्टिस कर सकता है, और रजिस्टर्ड लॉयर ही जो है सुप्रीम कोर्ट का वो सदर कोर्ट ऑफ द कंपनी में प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इंडियन लॉयर जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लीगल प्रोफेशंस वर डिवाइडेड बिटवीन टू सेक्शन बाय द एक्ट 1873। तो 1873 के में जो है लीगल प्रोफेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एडवोकेट एंड लॉयर। एडवोकेट वर मेंबर ऑफ द प्लीडर फैकल्टी ऑफ स्कॉटलैंड और बैरिस्टर ऑफ द इंग्लैंड और आयरलैंड। तो एडवोकेट उनको माना जाता था जो कि प्लीडर फैकल्टी से थे स्कॉटलैंड से, या फिर वो बैरिस्टर ऑफ इंग्लैंड और आयरलैंड थे। तो देखिए एक सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि जो भी कोई भी पर्सन अगर उसने लॉ की पढ़ाई जो है अगर उसने ब्रिटेन से की है, इंग्लैंड से की है, तो उसको बैरिस्टर बोला जाता था। लेकिन वो अगर इंडिया में प्रैक्टिस करता है तो उसको एडवोकेट बोला जाता था। तो एडवोकेट कौन थे? जो स्कॉटलैंड में प्लीडर फैकल्टी के मेंबर थे, या फिर जो इंग्लैंड और आयरलैंड में बैरिस्टर थे, उनको एडवोकेट जो है उस टाइम पे बोला जाता था। और बाकी वेदर द लॉयर वर द लॉ ग्रेजुएट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। और लॉयर कौन होते थे? जिन्होंने लॉ ग्रेजुएशन की है किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से। इट मीन्स कि वो इंग्लैंड से पढ़ के नहीं आया। अगर वो इंग्लैंड से पढ़ के आया तो वो एडवोकेट है या बैरिस्टर है, लेकिन वो उसने इंडिया में पढ़ाई की है तो वो क्या है? लॉयर है। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। लीगल प्रोफेशन अंडर द इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926। तो इन 1926 इंडियन बार कमेटी वॉज सेटअप एंड द प्रेसिडेंसी ऑफ द सर एडवर्ड चेमियर। तो इंडिया में एक इंडियन बार कमेटी भी बनाई गई और उसका प्रेसिडेंट कौन बना? सर एडवर्ड चेमियर। कमेटी का पर्पस क्या था? द कमेटी वाज गिवन असाइनमेंट टू द सजेशन अबाउट द फॉलोइंग। इस कमेटी को इसलिए बनाया गया था कि इन पर्पस से रिलेटेड जो है कुछ सजेशन दी जाए कि इंडिया में सेटअप ऑफ बार हो, मतलब कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो आज में है या स्टेट बार काउंसिल जो है उनकी सेटअप जो है इंडिया में होनी चाहिए। इसके लिए इस कमेटी को बनाया गया था और इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बार काउंसिल ऑफ हाई कोर्ट एट ऑल इंडिया लेवल। और उस टाइम पे हर एक हाई कोर्ट में एक बार काउंसिल भी बनाई जाए और ये बार काउंसिल ही जो है
एडवोकेट को रेगुलेट करने का काम जो है करेगी। एडवोकेट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसके जो है क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन या उसके मिसकंडक्ट से रिलेटेड जो है रूल जो है बनाएगी। दिस कमेटी सजेस्टेड टू पुट लीगल प्रोफेशन इन कैटेगरी, इन वन कैटेगरी एंड सच लीगल प्रोफेशन वर बी कॉल्ड एडवोकेट। इस कमेटी ने ये सजेशन दी कि सभी लीगल प्रोफेशन को, जिसमें आपने एडवोकेट और लॉयर में डिवाइड कर रखा है, उसको आप एक ही कैटेगरी में लेके आइए और उनको एडवोकेट जो है बोलिए। इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 वाज पास टू अप्लाई द सजेशन ऑफ द कमेटी। तो इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 जो है फाइनली पास हो गया इस कमेटी की सजेशन से। तो आज उस टाइम की बात हम कर रहे हैं। आज तो बात सीधी है कि यहाँ पे एडवोकेट तभी कोई बनता है जब तक आपने लॉ की डिग्री कर ली है, लेकिन अगर आपने किसी भी बार काउंसिल में जाके उसका रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं कराया है तो आप एडवोकेट नहीं है, आप सिर्फ लॉयर हैं, और लॉयर जो है कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप लॉयर बनने के बाद, डिग्री करने के बाद, अगर किसी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, इतने हर एक स्टेट में अपनी एक बार काउंसिल है, वहाँ पे अगर अपना रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हैं तब आप एडवोकेट बन जाते हैं और तब आप कोर्ट में प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। लीगल प्रोफेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अब इंडिपेंडेंट इंडिया में लीगल प्रोफेशन की बात हम करें तो देखिए, ये जो एक कमेटी बनी थी उसके बाद, आज़ादी के बाद, लीगल प्रोफेशन से लेके इंडिया में एक और कमेटी बनी, और उस कमेटी को बोला जाता था इन द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस एस आर दास की। एस आर दास की जो है चेयरमैनशिप में जो है ये कमेटी बनी, ऑल इंडिया लीगल कमेटी। आज़ादी से पहले इंडिया में कमेटी जो बनी थी वो किसकी प्रेसिडेंसी में थी? एडवर्ड चैम्बर में। और ये किस में थी? एस आर दास की चेयरमैनशिप के अंडर थी। इस कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दी और ये वही रिकमेंडेशन यहाँ पे दी गई कि इंडिया में एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ध्यान में हाई कोर्ट की बात हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे हाई कोर्ट होती थी। आज़ादी के बाद बोला गया कि इंडिया में एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए सेंट्रल लेवल पे, जैसे आज है, और दूसरे हर एक स्टेट में भी एक बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल जो है होनी चाहिए। द कमेटी रिकमेंड टू डेलीगेट मोर पावर टू द काउंसिल। और कमेटी ने ये सजेस्ट किया कि इन काउंसिल्स को बहुत सारी पावर जो है, ज़्यादा पावर देनी चाहिए। आज इंडिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी पावर है। अगर कोई नया कॉलेज बनाना है, अगर एफिलिएशन लेनी है, रिकॉग्नाइजेशन लेनी है, तो हर कॉलेज को रिकॉग्नाइजेशन जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही या स्टेट बार काउंसिल ऑफ ही देता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम जो हमारे कॉलेज की इंस्पेक्शन जो होती हैं ये भी बार काउंसिल ही करती हैं। इसके अलावा एडवोकेट से रिलेटेड जो भी रूल एंड रेगुलेशन जो प्रोविज़न है ये भी सारी यही जो है काउंसिल जो है बनाती हैं। ये है आपके पास इंडिया में हिस्ट्री लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड। अब हु आर इंटाइटल्ड टू लीगल प्रैक्टिस इन इंडिया, डिस्कस द राइट टू लीगल प्रैक्टिस ऑफ एन एडवोकेट। तो इंडिया में लीगल प्रैक्टिस करने के लिए इंटाइटल्ड है कौन, इसको हम यहाँ पे देख लेंगे। सेक्शन 29 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड दैट देयर शैल बी ओनली वन क्लास ऑफ पर्सन्स इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ लॉ। तो इस एक्ट के अंडर सेक्शन 29 ऑफ एडवोकेट एक्ट, देखिए मैंने आपको बताया कि इंडिया में एडवोकेट से रिलेटेड, उनके रेगुलेशन से रिलेटेड, उनकी गवर्निंग जो बॉडी है वो एडवोकेट एक्ट 1961 है। इसी के अंडर जो है सभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल जो बनाई गई उनको पावर्स दी गई हैं, एडवोकेट्स को पावर दी गई हैं, एडवोकेट को की क्वालिफिकेशन बताई गई हैं और उसके मिसकंडक्ट के बारे में भी वहाँ पे बताया गया है। तो एडवोकेट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग एक ही क्लास ऑफ पर्सन जो है वो प्रैक्टिस कर सकती है, और वो कौन है? जिसने लॉ की पढ़ाई की है। इट इज़ क्लियर दैट द राइट ऑफ लीगल प्रोफेशन इज ओनली टू एडवोकेट नॉट टू एनी वन एल्स। तो इससे क्लियर है कि लीगल प्रोफेशन का राइट जो है एक एडवोकेट के पास है और किसी के पास जो है नहीं है। एन राम रेड्डी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ स्टेट आंध्र प्रदेश AI 2002 में, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट डिसाइडेड दैट द राइट टू प्रैक्टिस ऑफ एन एडवोकेट इज मेरली अ स्टैट्यूटरी राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो इस केस में सुप्रीम को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ बोला कि एडवोकेसी प्रैक्टिस करने का जो राइट है एडवोकेट का, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट आपका ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका एक कानूनी अधिकार है, और ये आपको तब मिलता है जब आप सर्टन क्वालिफिकेशन वहाँ पे पूरी कर लेते हैं, मीन्स कि आप लॉ की पढ़ाई जब कर लेते हैं, इसीलिए ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। हर किसी को प्रैक्टिस का राइट नहीं मिलता। फंडामेंटल राइट वो हैं जो कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हर एक क्लास पर्सन को मिले हुए हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी राइट वो बोलते हैं जो कि आप एक सर्टन वहाँ पे क्वालिफिकेशन गेन करते हैं तब आपको वो राइट मिलते हैं। A provision has been made under section 30 of the act that the subject to the provision of this act every advocate whose name is entitled
entered in the state role shall be entitled as a right to practice through the territory to which this act extend। तो इस सेक्शन 30 के अंडर ये प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी एडवोकेट जो है जिसका नाम किसी भी स्टेट में, हर एक स्टेट में एक स्टेट बार काउंसिल है, उस स्टेट की स्टेट बार काउंसिल में अगर उसका नाम एंटर्ड है तो वो लीगल प्रैक्टिस वहाँ पे कर सकता है। जहाँ तक ये एक्सटेंड होता है, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, हाई कोर्ट में कर सकता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में कर सकता है, बिफोर एनी ट्रिब्यूनल। कोर्ट्स अलग होती हैं, ट्रिब्यूनल अलग होती हैं, तो किसी भी ट्रिब्यूनल में पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, तो जहाँ पे कोई भी पर्सन जो कि एविडेंस को कलेक्ट कर सकता है वहाँ पे वो जो है प्रैक्टिस कर सकता है या जो है लीगल प्रोफेशन को कर सकता है। बिफोर एनी अदर अथॉरिटी, इसके अलावा कोई भी अथॉरिटी, पर्सन बिफोर होम सच एडवोकेट और बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस, जिसके अंडर जो है कोई भी एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसी कोई भी अथॉरिटी जिसको जो इस एक्ट के अंडर, इस लॉ के अंडर जो है प्रैक्टिस कर सकता है, तो वहाँ पे फिर वो एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है। बलराज सिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया AI 2012 में बोला गया, इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन फ्रेम रूल फॉर अपेयरिंग बिफोर इट एंड कंडक्ट केसेस इन द कोर्ट, इट कैन फिक्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडवोकेसी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, इस केस में ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट जो है रूल फ्रेम कर सकता है कि कौन जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। तो अगर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ एक टेस्ट होता है वो पास करना पड़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी वहाँ पे रूल बना सकता है अगर कोई पर्सन जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस अगर करना चाहता है तो। दस इट इज़ क्लियर दैट द राइट ऑफ लीगल प्रोफेशन ओनली टू एडवोकेट प्रोवाइडेड दैट हिज नेम इज रजिस्टर्ड इन द रोल ऑफ एडवोकेट ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल सॉरी। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि लीगल प्रोफेशन जो है प्रैक्टिस करने का या एडवोकेट को लीगल प्रोफेशन करने का राइट जो है उसी एडवोकेट को है जिसका नाम जो है बार काउंसिल के रजिस्टर्ड में रोल अगर उसका नाम है तो। सेक्शन 33 of the act also provide any person whose name is not registered in roll of the advocate under this act is not entitled to practice and as an advocate in the court। तो सेक्शन 33 ये बताता है आपको कि अगर किसी भी पर्सन का, किसी भी एडवोकेट, किसी भी पर्सन का अगर जो नेम है वो बार काउंसिल के रजिस्टर्ड में जो है एंटर नहीं है तो वो फिर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। देखिए हर एक स्टेट में एक बार काउंसिल है, जैसे हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल, राजस्थान बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल, इस तरीके से हर एक स्टेट में अपनी बार काउंसिल। और उन बार काउंसिल का काम यही है कि जो नए लॉयर्स आते हैं, जो नए एडवोकेट आते हैं, उनको जो है रजिस्टर्ड करना अपने रजिस्टर में, और उसके बाद ही वो उनको सारे राइट वहाँ पे मिलते हैं। लाइकली सेक्शन 45 ऑल्सो प्रोवाइड दैट एनी सच पर्सन हु इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू डू लीगल प्रोफेशन अंडर दिस एक्ट कांट डू लीगल प्रोफेशन बिफोर द कोर्ट और कॉम्पिटेंट पर्सन। तो सेक्शन 45 में ये बोला गया कोई भी पर्सन जो है लीगल प्रैक्टिस जो है नहीं कर सकता, वो कहीं पे भी किसी भी लॉ के अंडर जो है प्रैक्टिस, किसी भी कोर्ट के अंडर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इफ़ समवन डू दिस एक्ट ऑफ हिम विल कंसिडर इलीगल, अगर कोई ऐसा विदाउट हैविंग रजिस्टर्ड हिज नेम इन द बार काउंसिल अगर वो प्रैक्टिस करता है तो ये एक इलीगल एक्ट माना जाता है, उसके लिए पनिश भी किया जाता है, 6 महीने की सज़ा भी वहाँ पे हो सकती है। नीलगिरी बार एसोसिएशन में TK महालिंगम के केसेस में ऐसा ही हुआ। इन दिस केस रिस्पॉन्डेंट नीदर हैड अ डिग्री, ना तो उसके पास लॉ की डिग्री थी और ना ही रोल ऑफ एडवोकेट में उसका नाम जो रजिस्टर्ड था। इसके बावजूद वो 8 साल तक प्रैक्टिस करता रहा, उस पर केस चला, देन ही एक्सेप्टेड, उसने अपना क्राइम कबूल कर लिया और उसको जो है वहाँ पे कोर्ट ने गिल्टी किया, लेकिन उसको प्रोबेशन पे जो है रिहा कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखिए उसको 6 महीने की सज़ा और 50,000 का जुर्माना यहाँ पे सुनाया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि लीगल प्रोफेशन इज़ एन आइडल एंड हॉली प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन एक हॉली प्रोफेशन है, एक जो पवित्र प्रोफेशन है। एडवोकेट है पर्टिकुलर प्लेस इन सोसाइटी, वकील का सोसाइटी में अपना एक रुतबा है। इन मासेस एडवोकेट आर रिस्पेक्टेड, जनार्दन जो हमारा समाज है उसके बीच में एडवोकेट की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। इफ़ एनी पर्सन डज सम एक्ट टू हर्ट द रेपुटेशन, अगर कोई भी पर्सन जो है इस डिग्निफाइड प्रोफेशन की रेपुटेशन को हर्ट करने की कोशिश करता है तो फिर वो पनिशमेंट का हकदार वहाँ पे होगा।
राजेंद्र सिंह वसी सुरेंद्र सिंह का केसेस 1992 का केस में, इसमें भी लीगल प्रोफेशन इज आइडल, इसमें केस में ये बोला गया कि लीगल प्रोफेशन एक आइडल प्रोफेशन है। एडवोकेट मस्ट फॉलो देयर ड्यूटीज सिंसियरिटी, एडवोकेट को अपनी ड्यूटी जो है सिंसियरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, मॉडेस्टी के साथ निभानी चाहिए। देयर इज़ अ सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एडवोकेट, एडवोकेट के लिए अलग से कोड ऑफ कंडक्ट है एक, जो कि हमारे एडवोकेट एक्ट 1961 में दे रखा है। ही कांट प्रैक्टिस अनलेस ही हैड अ प्रेस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है अगर उसके पास जो है एक प्रेस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, मीन्स उसके पास अगर उसने लॉ की पढ़ाई अगर नहीं की है। इफ़ एनी पर्सन हु डज नॉट हैज़ प्रेस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इट हिज नेम इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन द रोल ऑफ एडवोकेट डज लीगल प्रैक्टिस देन ऑल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट। अगर कोई भी पर्सन जिसके पास एक प्रेस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है और उसका नाम भी जो है रोल ऑफ एडवोकेट जो कि बार काउंसिल के पास होता है वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो फिर सज़ा का हकदार होगा सेक्शन 45 के अंडर। और भी आपके पास बड़े सारे केसेस हैं, देखिए यहाँ पे। अब आपके पास पर्सन हु कांट डू लीगल प्रैक्टिस, ऐसे पर्सन जो कि लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। एज वी हैव सीन 2 पॉइंट फॉर द कंपल्सरी फॉर लीगल प्रोफेशन, दो चीज़ें आपने ध्यान में रखी कि वो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए और उसका नाम जो है रोल ऑफ एडवोकेट में होना चाहिए, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास वो रजिस्टर होता है, वहाँ का जो रोल है एडवोकेट का उसमें उसका नाम रजिस्टर होना चाहिए। बट स्टिल इफ समवन दीज टू एलिजिबिलिटीज़ विद हिम येट ही कांट प्रैक्टिस इफ़ ही इज़ अटैच टू एनी अदर प्रोफेशन। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बोली है, हालांकि आपके पास ये दोनों ही एलिजिबिलिटी क्यों ना हो, लेकिन अगर इन एडवोकेसी करते टाइम अगर आप किसी और प्रोफेशन से अटैच हैं या बिजनेस से अटैच है तब भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसीलिए जो है इस प्रोफेशन को इतना जो है रेपुटेड प्रोफेशन माना जाता है कि अगर आप एडवोकेसी कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिस कोर्ट में आप कर रहे हैं तो आप किसी और प्रोफेशन में नहीं जा सकते, आप कोई और प्रोफेशन किसी भी तरीके का प्रोफेशन जो है आप दोनों साथ साथ नहीं कर सकते हैं। In this relation, in this case, Dr. Haniraj L. चुलानी वसी बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र AI 1996 सुप्रीम कोर्ट के केस में बोला गया, इट वाज स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द लीगल प्रोफेशन इज एन फुल टाइम एब्सोल्यूट प्रोफेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ बोला कि जो लीगल प्रोफेशन है ये फुल टाइम और एब्सोल्यूट प्रोफेशन है। द कोर्ट एडवोकेट हैव टू डेडिकेट टू देयर वर्क, एडवोकेट को अपना सारा टाइम जो है इसी काम को देना चाहिए। दे हैव टू गिव देयर फुल टाइम टू द पार्टीज, उसको पार्टीज को फुल टाइम यहाँ पे देना चाहिए। इट इज़ एसेंशियल दैट इफ एनी एडवोकेट डज एनी प्रोफेशन अदर देन द लीगल प्रोफेशन देन ही कांट डू जस्टिस टू द पार्टी। ये माना गया है कि अगर कोई एडवोकेट जो है लीगल प्रोफेशन करते हुए अगर किसी और प्रोफेशन को करता है तो इट मीन्स कि वो अपनी पार्टी के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है। इन दिस केस, इस केस में अपीलेंट जो है एक डॉक्टर भी है और वो साथ में कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो उसको वहाँ पे बार वहाँ पे किया गया प्रैक्टिस करने से। शेख महमूद हुसैन वसी सेक्रेटरी ऑफ बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश 2003 का केस है। इस केस में सच पर्सन वर नॉट कंसिडर्ड इंटाइटल्ड फॉर लीगल प्रैक्टिस हु वर गेटिंग कंप्लीट पेमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर और कंसिडर्ड अंडर द एम्प्लॉयमेंट अंडर पर्सन ऑफ द मैनेजर अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 17B। तो एक पर्सन जो कि किसी कंपनी में मैनेजर है, वो पर्सन अगर कहीं अगर वो सैलरी अगर ले रहा है तो फिर वो लीगल प्रोफेशन वहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर सकता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी बड़े सारे केस हैं। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है। वकालतनामा हैज़ बीन कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर प्लीडिंग इन द केस इन द कोर्ट। तो अगर कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस जो है किसी केस को लड़ना चाहते हैं तो आपको वकालतनामा देना पड़ेगा, और इन द अब्सेंस ऑफ वकालतनामा प्लीडिंग कांट बी डन ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो अगर आपके पास वकालतनामा नहीं है तो आप उस केस को फाइट नहीं लड़ सकते हैं जब तक कि कोर्ट आपको परमिशन ना दे दे। तो वकालतनामा वही लगा सकता है जब भी आप किसी भी पार्टी का केस लेते हैं तो आपको फिर उस पार्टी की तरफ से अपना वकालतनामा भरना पड़ता है कि इस क्लाइंट ने आपको जो है अपॉइंट किया है अपने केस को लड़ने के लिए, और इसका वकालतनामा जो है कोर्ट में जमा कराना पड़ता है हर एक केस के लिए। तो अगर आप वकालतनामा जमा नहीं कराते हैं तो आप जो है कोर्ट में जो है प्लीड नहीं कर सकते हैं। एस नगन्नावसी कृष्णा मूर्ति का केस है। इट वॉज कंसिडर्ड इंटाइटल्ड फॉर द लीगल प्रोफेशन बिकॉज ही इज एम्प्लॉयड इन द फुल टाइम वर्क फॉर द स्टेट। तो अगर आप स्टेट के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आप लीगल प्रोफेशन को नहीं यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते।
टी वेंकटेश्वर हाई कोर्ट मैसूर का केस है। द एडवोकेट हु हिमसेल्फ वर पार्टी वर नॉट कंसिडर्ड एंटाइटल्ड टू एडवोकेट फॉर प्लीडिंग इसके, अगर कोई भी एडवोकेट उस पर्टिकुलर केस में खुद ही एक पार्टी है तो फिर वो प्रैक्टिस उस केस को नहीं लड़ सकता है, प्लीड नहीं कर सकता है। ऑन द होल इट कैन बी से द ओनली एडवोकेट हैव अ राइट टू डू लीगल प्रैक्टिस नॉट टू एनी अदर क्लास, द एडवोकेट मस्ट बी, तो सिर्फ एडवोकेट वही एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है, लीगल प्रोफेशन कर सकता है जो कि किसी और किसी प्रोफेशन से ना जुड़ा हो। द एडवोकेट मस्ट हैव, तो एडवोकेट के पास एक लॉ डिग्री होनी चाहिए। दूसरा उसका नाम जो है, जो एडवोकेट का जो रोल है उसमें उसका नाम रजिस्टर्ड जो है होना चाहिए। एस के बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द मद्रास हाई कोर्ट दैट एन एडवोकेट फ्रॉम अब्रॉड कैन नॉट डू लीगल प्रैक्टिस इन इंडिया। एक एडवोकेट जो कि फॉरेन में एक एडवोकेट है वो इंडिया में भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता अगर वो एडवोकेट एक्ट के अंडर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो रूल बनाए हैं अगर उनको वो मीट नहीं करता है। तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।